Are you getting it? Ladies and gentlemen, we have harnessed the power of the atom. Introducing the Enron Egg, the world's first micronuclear reactor for residential suburban use. This little device can power your entire home for up to 10 continuous years. ऊर्जा का एक ऐसा सोर्स जो एकदम नया और क्रांतिकारी हो, एक अद्भुत आविष्कार जो पूरी दुनिया ही बदल दे। ऐसा ही वादा किया था एनरॉन ने, एक कंपनी जो एनर्जी जनरेशन के फील्ड में काम करती है। इंटरनेट पर आपने ऐसे बहुत सारे पोस्ट्स और वीडियो देखे होंगे जिसमें एनरॉन ने यह दावा किया कि उन्होंने एक पोर्टेबल कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप कर लिया है जो एक कमरे में समा सके या किसी कार की डिग्गी में फिट हो सके। उन्होंने दावा किया कि यह शहरों, उद्योगों और यहाँ तक कि घरों को भी साफ सुथरी और इन्फिनाइट एनर्जी दे सकता है। तो फिर अभी तक हमारे पास ये डिवाइस पहुंची क्यों नहीं? क्या ये एक बहुत बड़ा मजाक या धोखा था, या एनरॉन ने सच में ऐसी किसी डिवाइस को विकसित कर लिया था, लेकिन एनर्जी माफिया ने अपने इन्फ्लुएंस में कभी इस डिवाइस को पब्लिक तक पहुंचने ही नहीं दिया। एक मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में क्या क्या समस्या आ सकती है, इसे जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर असल में काम कैसे करते हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्टर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई साधारण डिवाइस नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप टोस्टर या माइक्रोवेव के आकार में फिट कर सकें। न्यूक्लियर रिएक्टर का काम होता है न्यूक्लियर फिजन की शक्ति का इस्तेमाल करना, जिसमें परमाणुओं को तोड़ा जाता है ताकि ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे ईंधन और बहुत सारी जगह की जरूरत होती है। जब यूरेनियम या अन्य न्यूक्लियर ईंधन पर न्यूट्रॉन डाले जाते हैं तो वो टूटकर बिखर जाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो गर्मी के रूप में बाहर निकलती है। फिर इस गर्मी का इस्तेमाल उस भाप को उत्पन्न करने में किया जाता है जो टरबाइन चलाता है और बिजली उत्पन्न करता है। इन रिएक्टर्स को देखें, ये विशाल होते हैं क्योंकि इन्हें फिजन रिएक्शन को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से मैनेज करने के लिए बहुत जगह की जरूरत होती है। आप इसे किसी छोटे कमरे में डालकर काम करने की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। न्यूक्लियर फिजन सिर्फ कुछ यूरेनियम को छोटे बॉक्स में भरने से नहीं होता, इसमें बहुत बड़े जोखिम शामिल होते हैं। सबसे पहले आपको एक मॉडरेटर की जरूरत होती है, एक ऐसा पदार्थ जो न्यूट्रॉन को धीमा करके फिजन प्रक्रिया को इफेक्टिव बनाता है। आपको रिएक्टर को ठंडा भी रखना होता है ताकि वो ओवरहीट ना हो जाए। और यहाँ चीजें और भी जटिल हो जाती हैं। एक छोटे रिएक्टर को बहुत ही मजबूत कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है जो इस सारी हीट को सही तरीके से मैनेज कर सके। रिएक्टर बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज करें उन्हें अत्यधिक मजबूत होना पड़ता है क्योंकि वह रेडिएशन और ऊंचे तापमान का सामना लगातार करते हैं। आपको ऐसे मेटल्स की जरूरत होती है जो इन सारी परिस्थितियों का सामना लगातार कई वर्षों तक बिना टूटे कर सकें। अब बात करते हैं रेडिएशन की। एक सामान्य रिएक्टर में रेडियो एक्टिव ईंधन को घेरने के लिए बहुत मोटी दीवारें और सुरक्षा की शील्डिंग होती है ताकि लोग सुरक्षित रहें। छोटे रिएक्टर में इसे नियंत्रित करने के लिए आपको अत्यधिक उन्नत और महंगे पदार्थों का इस्तेमाल करना होगा। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप आसानी से छोटा कर सकें। और इन सबसे बड़ी समस्या जो किसी मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में आ सकती है वो है न्यूक्लियर फ्यूल। यूरेनियम या प्लूटोनियम न्यूक्लियर रिएक्शन के मुख्य ईंधन होते हैं और यह बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। ये सिर्फ रेडिएशन के कारण नहीं है, बल्कि अगर रिएक्टर का संचालन गलत हो जाए तो एक मेल्टडाउन का कारण भी बन सकते हैं। एक छोटे रिएक्टर में किसी भी गलती की कोई जगह नहीं होती, बल्कि एक दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है।
देखिए चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसी घटनाओं को। ये बड़े और अत्याधुनिक रिएक्टर थे। अगर इनका नियंत्रण इतना मुश्किल था तो एक छोटे रिएक्टर को सुरक्षित बनाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो फिर एनरॉन ने ऐसा वादा किया ही क्यों? सन 2000 के दशक से ही यह कंपनी फाइनेंशियल कंडीशंस का सामना कर रही थी। क्या यह सब उस कंडीशंस से ध्यान हटाने का तरीका था कि पूरी दुनिया को एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का वादा करके अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके? लेकिन यह सिर्फ एक झूठ नहीं था। जरा एक पल के लिए सोचिए कि अगर यह सच होता तो क्या होता। अगर एनरॉन का वो सो कॉल्ड मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ एक झूठ नहीं होता, अगर वाकई वो तकनीक हमारे पास होती जो एक छोटे बॉक्स से पूरी कॉलोनी को बिजली दे सके, बिना प्रदूषण, बिना शोर और बिना किसी डिपेंडेंस के, तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं होती, ये पूरी इंसानियत की दिशा ही बदल सकती थी। दुनिया की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो जाती। हर गांव, हर शहर खुद की बिजली उत्पादन कर सकता था। कोई ग्रिड नहीं, कोई बिजली की कटौती नहीं, कोई बिल का डर नहीं। कितने ही लोग जो अभी भी अंधेरे में जी रहे हैं, उनकी जिंदगी रोशनी से भर जाती। ये तकनीक लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकती थी, ना सिर्फ आर्थिक रूप से, बल्कि उन्हें मिलती एक नई तरह की आजादी, ऊर्जा की आजादी। और पर्यावरण, शायद हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए इतने समझौते, इतने सम्मेलन और इतने वादों की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोयले के खदानों की जगह हर गांव में एक छोटा सा न्यूक्लियर पॉड होता। लिथियम की खदानें जो न केवल धरती को बर्बाद कर रही हैं, बल्कि उन पर निर्भर लोगों की जिंदगियां भी, उनकी जरूरत पूरी तरह से खत्म हो जाती। और यह सिर्फ एनर्जी की कहानी नहीं होती, यह कहानी होती उन लोगों की फ्रीडम की जो आज भी लिथियम और कोबाल्ट की खदानों में दम घुटती हुई जिंदगी जी रहे हैं। अफ्रीका के कॉन्गो जैसे देशों में छोटे छोटे बच्चे नंगे हाथों से जमीन खोदते हैं ताकि आपकी बैटरी काम कर सके, आपकी कार चल सके। वे धूल में दिन रात काम करते हैं और जहर के संपर्क में रहते हैं, और बदले में उन्हें मिलती है बस 2 वक्त की रोटी और एक टूटती हुई उम्मीद। यह एक इनविजिबल वॉर है, प्रोग्रेस और पेन के बीच में, प्रगति और पीड़ा के बीच में। एनर्जी के नाम पे जो शोषण चल रहा है वो बंद हो सकता था, पर्यावरण बचता, मानव के अधिकार बचते, और शायद हम एक बहुत अधिक न्यायपूर्ण, अधिक मानवीय दुनिया की ओर बढ़ सकते थे। और अगर वो मिनी न्यूक्लियर रिएक्टर वास्तव में काम करता तो शायद लड़ाई कभी लड़ी ही नहीं जाती। सिर्फ गाड़ियों को चार्ज करने या मोबाइल चलाने की बिजली नहीं, बल्कि अस्पताल, स्कूल, घर, सब कुछ बिना कार्बन के चलता। ऊर्जा एक महंगी सुविधा नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार बन जाती। एक प्रतीक हमारी उम्मीदों का, हमारे सपनों का, जिसे शायद मुनाफे की आग में भस्म कर दिया गया। क्योंकि एनरॉन एक झूठ था, एक सुनहरी परत वाला खोखला वादा। और शायद सबसे बड़ा दुख यही है कि उन्होंने सिर्फ एक झूठ नहीं बोला, बल्कि कुछ पल के लिए उन्होंने हमें यकीन दिला दिया उस भविष्य पर जो शायद हमारी पकड़ से अभी भी बहुत दूर है।